नमस्कार मित्रों, जीआर संभव क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जीआर चौधरी और मेरे साथ आप बहुत दिनों से मनोविज्ञान पढ़ रहे हो। आज इस मनोविज्ञान की इसी श्रृंखला में आज मैं आपके लिए लाया हूं शिक्षण विधियां। और शिक्षण विधियां जो लगभग सारे सब्जेक्टों में एक कॉमन से शिक्षण विधियों की हम चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो और काफ़ी सवाल देखने को मिलते हैं। 8-10 सवाल में से पक्का देखने को मिल सकते हैं। तो 2 क्लासें आएगी और दोनों क्लासों में मैंने ये कोशिश की है कि जो शिक्षण विधियां हैं वो बड़े सामान्य तरीके से आपकी अपनी भाषा में, जिसको आप अच्छी तरीके से समझ पाओ, उस विधि में प्रयास किया है। काफ़ी मेहनत के बाद में ये क्लास बनी है। एक और आपके लिए ताज़ा खबर है कि जितने भी रीट के स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम 25 अप्रैल को बहुत नज़दीक आ गया है, उन स्टूडेंट्स के लिए जीआर संभव की तरफ से एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। तो अभी जो आपके पास 1 महीना 1.5 महीना जितना भी आपके पास समय है, तो फटाफट प्ले स्टोर से एप्लीकेशन संभव लाइव क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस पर टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर ले। ये इसका पैटर्न है एग्जाम से पहले एग्जाम, और इस टेस्ट सीरीज में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के बहुत सारे सवालों का पता चलेगा, बहुत सारे सवालों से संबंधित सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही इस टेस्ट सीरीज में एक और खास बात रहेगी कि इस टेस्ट सीरीज में आपको खुद को एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कहाँ आपकी रैंक है, तो वो बहुत सारे इसमें फीचर है। तो एक बार फटाफट इसको ज्वाइन कर लो और साथियों को भी ज्वाइन करवा लो, ताकि हम बार बार जब संडे को या कभी भी हमें फुर्सत रहे, हम एग्जाम दे, तो हमें पता रहे कि हम अपने दोस्तों में कहाँ हैं। और एग्जाम में रिजल्ट अपने दोस्तों के साथ या अपने रैंक के आधार पे होता है, न कि परसेंटेज के आधार पे। तो प्ले स्टोर पे जाओ और संभव लाइव क्लासेज ऐप लिखो और वहां से आप इसको डाउनलोड करके, इसका इस प्रकार का लोगो मिलेगा आपको, तो इस लोगो के आधार पर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और फटाफट ज्वाइन करो। आपको अकेले को नहीं करना है, अपने दोस्तों को भी इसमें शामिल करना है, ताकि हमें पता रहे। अब देखो, आज मैं बात करने वाला हूं शिक्षण विधियों की। जो शिक्षण विधियों की लगभग 30 शिक्षण विधियां जो है वो काफी महत्वपूर्ण होती है। उन 30 शिक्षण विधियों के 2 वीडियो आएंगे और छोटे छोटे वीडियो जो परीक्षा के समय आपको, आपने पढ़ रखी होगी शिक्षण विधियां, लेकिन परीक्षा के समय आप फटाफट उनका रिवीजन कर सकते हो। काफी आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। तो देखो, पहले शिक्षण विधि की हम चर्चा करते हैं। पहली जो शिक्षण विधि है वो शिक्षण विधि है प्रत्यक्ष शिक्षण विधि। प्रत्यक्ष विधि जिसको बोलते हैं, ये प्रत्यक्ष विधि जो होती है वो भाषा से संबंधित होती है। कोई भी भाषा हो, द्वितीय भाषा हो या तृतीय भाषा हो, उनमें प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया जाता है। नाम से पता चल रहा है प्रत्यक्ष। इसमें बालक को प्रत्यक्ष या उस माहौल में ले जाकर, उस वातावरण में ले जाकर इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसका थोड़ा सा इतिहास की बात करूं मैं, तो 1901 में एक विद्वान हुए थे गुइन, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले इसका उपयोग किया था गुइन महोदय ने। और भारत की जहां तक बात करें तो भारत में इसका प्रयोग 1951 में वीपी वोकल ने इसका प्रयोग किया था। तो 2 चीजें इतिहास की आपको पता होनी चाहिए। देखो, जितने भी शिक्षण विधियों से सवाल बनते हैं वो 2 तरीके के सवाल बनेंगे। एक तो है कि ये शिक्षण विधि किसने दी, दूसरा ये शिक्षण विधि है क्या। तो दोनों महत्वपूर्ण है। बहुत कम विधियों में आपको उसके प्रवर्तक मिलेंगे, आधी विधियों में मिलेंगे, आधी में नहीं मिलेंगे। तो कुछ का नाम आपको याद रखना, बाकी अपने को समझना है। कई बार अंतर पूछते हैं कि इस प्रकार की स्थिति है, कौन सी विधि आप देना उचित समझोगे। तो वो सवाल तभी हो पाएंगे आपसे जब उस शिक्षण विधि को आप समझ पाओगे। तो मैं बात कर रहा था प्रत्यक्ष विधि की। देखो, प्रत्यक्ष जो विधि है उसके 2-3 और नाम है। इसको निर्बाध विधि भी कहते हैं, इसको सुगम विधि भी कहते हैं और इसको प्राकृतिक विधि भी कहते हैं। नाम आपको याद हो जाएंगे। देखना आप नाम कैसे याद हो जाएंगे कि जो प्रत्यक्ष विधि है, आपने देखा होगा कि एक बच्चे को, मुझे मान लो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक बच्चे को मैं चाहता हूं, मेरा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, मैं चाहता हूं कि बच्चा इंग्लिश बोले। अब उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है? इंग्लिश की किताबें दी जा सकती है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा जा सकता है। लेकिन फिर भी हम बच्चों को देखते हैं कि वो इंग्लिश सीख नहीं पाते। और कई जगह हमने देखा है कि जो कई व्यक्ति होते हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते, जैसे टूरिस्ट पैलेस जो होते हैं, जैसे मैं बात करूं पुष्कर की, तो पुष्कर में आप देखोगे तो वहां जो बिना पढ़े लोग हैं
एक चाय की होटल पे रहने वाला व्यक्ति है, वो भी आराम से जर्मन बोल लेता है, फ्रेंच बोल लेता है, इंग्लिश बोल लेता है आराम से, उसको कोई पता नहीं है, कोई कभी स्कूल गया ही नहीं, वो भी आराम से इंग्लिश बोल लेता है। तो देखो ये जो विधि है वो विधि प्रत्यक्ष विधि उसी से रिलेटेड है कि आखिर उस टूरिस्ट प्लेस में वो व्यक्ति कैसे अंग्रेजी सीख लेता है, जबकि हम बार बार कोशिश करते हैं फिर भी अंग्रेजी नहीं सीख पाते। तो ये जो विधि है वो उसी से संबंधित है। देखो इसमें क्या होता है कि कार्य करके दिखाया जाता है, कार्य करके दिखाया जाता है। इसमें इसका मतलब ये है कि जो द्वितीय भाषा होती है, मान लो अंग्रेजी जो भाषा है आपकी, अंग्रेजी सीखना है तो अंग्रेजी में अध्यापक क्या करेगा, सारा का सारा अंग्रेजी में ही बात करेगा, अंग्रेजी में उसकी बुक्स पढ़ाएगा, उसका कोई हिंदी अर्थ नहीं बताएगा और न उसको कोई व्याकरण सिखाएगा। दो तीन चीजें हैं कि किसी शब्द का उसकी मातृभाषा है हिंदी में अर्थ नहीं बताएगा। दूसरा, उसमें कोई व्याकरण का प्रयोग नहीं करेगा। एक बच्चा है जिसको घर का माहौल मिला, घर में मम्मी और पापा दोनों इंग्लिश बोलते हैं, बच्चा एकदम इंग्लिश बोल लेता है, ना तो उसको व्याकरण पढ़ी कहीं, न वो स्कूल गया फिर भी वो व्याकरण पढ़ लेता है। क्यों? क्योंकि ये प्रत्यक्ष विधि है अर्थात प्राकृतिक विधि है जिसमें बच्चा सीखता है। और इसी विधि का उपयोग करते हुए अध्यापक भी क्या करते हैं, उसी भाषा में बोलते हैं। कोई शब्द समझ में नहीं आता है तो उसी भाषा में उसका अर्थ समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कई सेंटेंस कोई पढ़ा रहे हो तो सेंटेंस में पढ़ाते पढ़ाते आ गया, मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल लूं कि एक अंग्रेजी में सेंटेंस बोला और उसमें एक शब्द आया जो बच्चे को समझ में नहीं आया। बच्चे ने पूछा कि अंग्रेजी में उसने पूछा कि इसका क्या अर्थ होगा, तो टीचर भी क्या बताएगा, उसको अंग्रेजी में एक्सप्लेन करेगा कि ये चीज ऐसी होती है। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी में भी ये उपयोगी है कि उसको हिंदी में ही बोला जाता है, मातृभाषा का उपयोग इसमें नहीं किया जाता और न इसमें व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि केवल और केवल उस भाषा की समझ बच्चे में पैदा होती है, भाषा की समझ। व्याकरण अपने आप सीख जाता है। जैसे हिंदी बोलता है कोई बच्चा, छोटा सा परिवार में हिंदी बोल रहा है तो हिंदी में कभी भी कोई बच्चा ऐसा नहीं बोलेगा कि राम जाती है, उसको व्याकरण का पता नहीं है लेकिन वो राम जाती है कभी नहीं बोलेगा, वो उसको पता है राम जाता है होता है। ये कैसे सीखा उसने सीखा अपने परिवार से, मम्मी पापा से, या टीचर हिंदी में बोलते हैं तब सीख लिया। ऐसी ही स्थिति पैदा की जा सकती है अंग्रेजी में। अंग्रेजी बार बार, यदि अंग्रेजी भाषा है तो अंग्रेजी में टीचर अंग्रेजी पढ़ाएगा, साथ में कोई शब्द समझ में नहीं आएगा तो उसका अर्थ भी अंग्रेजी में ही एक्सप्लेन करेगा। तो ऐसी जो विधि है वो प्राकृतिक विधि या प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। इसमें इसमें मातृभाषा जो है वो मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, मध्यस्थ नहीं होती है, उसी भाषा में उसको अर्थ समझा जाता है और धीरे धीरे बच्चा क्या होता है, उस भाषा में परिवर्तन हो जाता है, उसको व्याकरण का ज्ञान भी अपने आप होने लगता है। तो यह विधि है प्रत्यक्ष विधि। छोटे बच्चों के लिए ज्यादा उपयोगी है, भाषा के लिए ज्यादा उपयोगी है। इस प्रकार की आप कमियां या अच्छाइयां हैं वो आप उस प्रश्न के हिसाब से देखना, ज्यादा आपको रटाने की जरूरत नहीं है कि इस विधि में क्या है, लेकिन आप जब भी सवाल देखोगे आप अपने आप तुलना कर लोगे कि इसमें यह प्रत्यक्ष विधि हो सकती है, छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है, बड़े बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। व्याकरण में इसमें कमजोरियां रहती है, डेफिनेट सी बात है। उच्च स्तरीय व्याकरण वो नहीं सीख पाते, बहुत सारी कमियां मान सकते हो आप, उच्च स्तरीय व्याकरण नहीं सीख पाते, सीधी सी बात है। लेकिन इसकी कमियां मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसकी अच्छाइयां आपको नहीं बताऊंगा, यह आपको एनालिसिस करना है। दूसरी देखो विधि की बात करते हैं। दूसरी विधि जो है वो है अनुकरण विधि। आपने अपनी पढ़ाई के समय जो बच्चे, जो मित्र स्कूलों से जुड़े थे या अपने बचपन को आप याद कीजिए तो इस विधि का उपयोग होता था। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, इसमें अनुकरण किसका किया जाता है, अध्यापक का। पहले दिमाग में रखना कि अनुकरण किसका किया जाता है, अध्यापक का। तो देखो जैसे बच्चा स्कूल में पहली बार गया, बच्चा स्कूल में जाते ही टीचर के पास कॉपी पेन लेके आया कि मुझे होमवर्क दीजिए या क्लास वर्क दीजिए। तो टीचर क्या करता है, शुरुआत में LKG में है तो बच्चे को क्या करते हैं, जैसे इस लाइनदार कॉपी है, अब मुझे कैसे करना है, तो टीचर क्या करेगा, ऐसे डॉट डॉट बढ़ाता है। छोटा बच्चा है, ऐसे डॉट डॉट करके क्या कर देता है, छोड़ देता है। ये अब बच्चे से कहा जाता है कि इसका क्या करो, आप अनुकरण करो, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए। अब बच्चा क्या करता है, बच्चे ने पेन उठाया, अब उस पर क्या करता है, वो घुमाता है, ऐसे करेगा वो, और इस प्रकार वो भाषा सीखता है। इस प्रकार एक अनुकरण ये भी होता है, आपने किया होगा कि जैसे बच्चे को कहते ये लिख दिया और शुरू में कहते कि इस पर आप घुमाइए,
पेन घुमाई, मोटा बनाती, बच्चा क्या करता है, ऐसे घुमाता रहता है, तो ये क्या हुआ, अनुकरण। तो अनुकरण लिखित अनुकरण भी होता है और मौखिक अनुकरण भी होता है। तो ये क्या है, लिखित अनुकरण। उसके बाद में थोड़ा सा बच्चा और बड़ा होता है तो फिर लाइनों में टीचर क्या करता है, ऐसे लेख दे देता है कि इसको लिखो, सदा सत्य बोलो। हमने बहुत किया है, टीचर लिखवाते थे सदा सत्य बोलो, एक लाइन पे लिख देते थे और बच्चे फिर क्या करते थे, हम क्या करते थे, इन लाइनों पर उनका क्या करते थे, अनुकरण करते थे, सदा सत्य बोलो लिख देते थे। फिर पूरी की पूरी कॉपी भरते थे। तो इस प्रकार भी अनुकरण होता है। एक और अनुकरण हो सकता है कि जैसे अध्यापक है, अध्यापक ने थोड़ा सा और बच्चा बड़ा हुआ, तो अनुकरण क्या होगा कि अध्यापक ने लिखा कि होली का लेख लिखकर बच्चों को बताया, होली का लेख, ठीक है, होली का लेख बच्चों को बोर्ड पे लिखकर बताया। अब उसको देखकर बच्चों से कहा गया कि आप दीपावली का लेख लिखिए। तो ये भी क्या है, ये अनुकरण हुआ। जैसे आपने भी 10वीं क्लास में दीपावली का लेख, आपने 10वीं क्लास में देखा होगा कि जो स्टोरी आती है, तो स्टोरी अब पहले, आजकल तो मुझे पता नहीं आती है कि नहीं आती, लेकिन पहले जब स्टोरी आती थी तो हम क्या करते थे कि टीचर 1-2 स्टोरी बता देते थे। थर्स्टी क्रो की स्टोरी बता दी, अब उस थर्स्टी क्रो की स्टोरी, लोइन एंड माउस की जो स्टोरी है 1-2 स्टोरियां बता दी। अब बाकी दूसरी स्टोरियां उस स्टोरी को देखकर, उस स्टोरी को समझकर हम लिखते थे। तो ये ऐसा अनुकरण क्या कहलाता था, लिखित अनुकरण। काफी छोटी क्लासों से लेकर बड़ी क्लासों तक, मिडिल क्लास, सेकेंडरी क्लासों तक इस विधि का उपयोग होता है। बड़ी क्लासों में जैसे कॉलेज में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन सेकेंडरी स्तर तक के बच्चों के लिए ये काफी उपयोगी हो सकती है। इसके अलावा मौखिक अनुकरण भी होता है। मौखिक अनुकरण में अध्यापक आगे आगे बोलता है और बच्चे उसके पीछे बोलते हैं। अध्यापक बोलता है या किसी बच्चे से भी अनुकरण करवाया जा सकता है। जैसे अध्यापक कविता पाठ में अध्यापक आगे बोलता है, बच्चे पीछे बोलते हैं। तो इस प्रकार मौखिक अनुकरण भी हो सकता है। तो ये विधि है अनुकरण विधि। अब देखो एक और विधि की बात करते हैं जिसका नाम है रसास्वादन विधि। इसका एक और नाम भी है उपसंहार विधि भी कहते हैं। इसमें देखो नाम से पता चल रहा है रसास्वादन, रस का स्वादन करना। रस का मतलब आनंद प्राप्त करना। अब आनंद प्राप्त करने के लिए क्या होता है कि ये जो रसास्वादन विधि है, ये देखो हिंदी और अंग्रेजी का जो पद्य पोर्शन होता है, आप हिंदी की ज्यादा समझ सकते हो कि जो पद्य भाग होता है। अब पद्य भाग में टीचर क्या करता है, टीचर उस पद्य भाग को गाकर सुनाता है। अब जब टीचर कविता या पद्य भाग को लय, ताल और भाव भंगिमा मतलब इशारे भी, एक्सप्रेशन भी वैसे ही करता है। तो लय, ताल और भाव भंगिमाओं के साथ जब कोई कविता का पाठ किया जाता है तो बच्चों को बहुत आनंद आता है, बच्चों को अच्छा लगता है। टीचर ये कैपेबिलिटी अध्यापक में होनी चाहिए कि बच्चों को रसास्वादन के। 7वीं क्लास में पहली किताब हिंदी की उठाई, पहली कविता आई हम पंछी उन्मुक्त गगन के। अब उस कविता को यदि कोई टीचर गा के सुनाए तो गा के सुनाने से बच्चे क्या होते हैं, कक्षा का माहौल अग्रेसिव होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल हो जाता है। बच्चों को उस सब्जेक्ट को पढ़ने में बड़ा मजा आता है, उस पाठ को पढ़ने में। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे, कैसा एक ही लाइन है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और उसी को एक टीचर गा रहा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे। बच्चे उसके पीछे पीछे गाते। इस प्रकार की जो विधि होती है उसमें बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, रसास्वादन विधि। लेकिन इसका एक आपको मैं कभी बता दूं कि इस जो रसास्वादन विधि में क्या होता है कि उसका अर्थ या भाव पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, केवल और केवल बच्चों को लय ताल का पता चलता है, आनंद आता है और पूरी कक्षा है वो पार्टिसिपेट उसमें करती है। ऐसा नहीं होता कि उसमें बच्चे कोई
बिना एक्टिव हुए बैठे रहते, सारे बच्चे एक्टिव होते हैं, टीचर आगे बोलता है, पीछे बच्चे भी अनुकरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार कक्षा का माहौल है वो अच्छा होता है, इसलिए ये रसास्वादन विधि काफी महत्वपूर्ण है भाषा की दृष्टि से। और भाषा में भी कौन सा पद्य भाग या कविता पाठ इसमें होता है, लेकिन इसमें अर्थों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, केवल उसका गाया जाता है विभिन्न लय, ताल और भाव भंगिमाओं के साथ। अलग अलग कविता की अलग अलग लय होती है, अलग अलग ताल होती है, अलग अलग भाव भंगिमाएं हो सकती है। तो ये थी रसास्वादन विधि। अब देखो एक और है भाषा संसर्ग विधि। संसर्ग का मतलब साथ, मान लो आप भाषा साथ साथ पढ़ाई जाती है। देखो क्या होता है कि इसमें भाषा के साथ क्या पढ़ाया जाता है, व्याकरण। व्याकरण शिक्षण की विधि है ये। इसमें क्या होता है, व्याकरण की शिक्षा भाषा को पढ़ाते समय दी जाती है। व्याकरण की शिक्षा क्या दी जाती है, अलग से व्याकरण की शिक्षा नहीं दी जाती, भाषा पढ़ाते पढ़ाते, कोई पाठ पढ़ रहे हो, उस पाठ को पढ़ते पढ़ते बीच बीच में बच्चों को व्याकरण का ज्ञान दिया जाए। जैसे कोई कहानी चल रही है बहुत बड़ी, और कहानी पढ़ाते पढ़ाते बीच में जहां जहां भी टीचर को उपयुक्त लगे वहां उसको बच्चे को व्याकरण का ज्ञान दे दिया जाए, तो ऐसी विधि होती है भाषा संसर्ग विधि। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल में एक कहानी चल रही है कि एक जंगल था, जंगल में एक शेर रहता था, शेर बड़ा निर्दयी था। ये कहानी सुन रहे थे, बीच में अध्यापक को निर्दयी शब्द आया। अब निर्दयी शब्द को पढ़ाते पढ़ाते उसने व्याकरण का ज्ञान प्रारंभ कर दिया कि निर्दयी वो होता है जिसमें दया नहीं होती। दया का विलोम शब्द क्या होता है, निर्दयी होता है। दयालु, निर्दयी, विलोम शब्द ही पढ़ा, दयालु का निर्दयी। अब ये ज्ञान जो दिया, ये विधि है भाषा संसर्ग विधि। भाषा पढ़ा रहे हो और बीच में भाषा संसर्ग भाषा के साथ में किसका ज्ञान दिया जाएगा, व्याकरण का ज्ञान। अलग से व्याकरण का ज्ञान नहीं दिया जाता। ठीक है, अपने आज मोटे तौर से हम समझेंगे कि वास्तव में ये विधि है क्या। अगली विधि है द्विभाषी विधि। द्विभाषी का मतलब दो भाषा, और ये इसके प्रवर्तक थे सीजे डोडसन, जिन्होंने 1976 में इस विधि को प्रारंभ किया था। इसमें क्या होता है कि ये जो विधि है वो व्याकरण अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि के बीच की विधि है। दोनों के गुणों में कुछ कुछ है। तो इसमें क्या होता है कि कठिन शब्दों को मातृभाषा में समझाया जाता है। देखो प्रत्यक्ष विधि में, ध्यान से समझना, प्रत्यक्ष विधि में आपने पढ़ा कि प्रत्यक्ष विधि में कोई कठिन शब्द होता है उसका मातृभाषा में नहीं समझाया जाता है। और व्याकरण अनुवाद विधि में कि जो अनुवाद हो रहा है, पहले तो अनुवाद करना है और उसके साथ में उसका व्याकरण भी बताना है। लेकिन इसमें केवल और केवल सारा अनुवाद नहीं किया जा सकता, केवल कठिन शब्द जो आए, जैसे ये विधि बार बार, जैसे हिंदी पढ़ा रहे हो आप, हिंदी पढ़ते हो, बच्चे समझते जाते हैं, लेकिन बीच बीच में हर एक सेंटेंस में या एक दो सेंटेंसों में कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिन पर हमें चर्चा करनी होती है, उनका कठिन अर्थ बताना पड़ता है। बाकी पूरे का, आप जैसे राजस्थान में पढ़ रहे हो तो राजस्थान में आप मारवाड़ी में पूरे पाठ का अनुवाद नहीं करोगे, केवल कुछ शब्द हैं जिनको बच्चे समझ नहीं पाते हैं, उन शब्दों को ही बच्चों को समझना पड़ता है। और ये लगभग सब स्तरों पे हम यूज करते हैं। तो ये कठिन, केवल देखो ध्यान रखना, कठिन शब्द पूरा का पूरा नहीं, अनुवाद नहीं हो रहा है। अनुवाद में तो सारा का सारा अनुवाद होता है, लेकिन इसमें केवल कठिन शब्दों को मातृभाषा में समझाया जाता है। तो उन्हीं को द्विभाषा, दो भाषाएं बोल रहे हैं, एक तो जो पढ़ा रहे हो और एक में जो कठिन शब्द है, कठिन शब्द जो है उसको उस भाषा में जहां बच्चे समझ पाए, प्राथमिक भाषा जो है उसमें उसका अनुवाद करे। तो ये भाषा कौन सी होती है, द्विभाषी विधि, जिसको डोडसन, नाम याद नहीं रह रहा है तो डोडसन ऐसे लिखोगे, डोडसन। डो का मतलब दो को अंग्रेजी संस्कृत में क्या बोलते हैं, द्वि, तो द्विभाषी विधि इस प्रकार हो गई। एक और विधि की हम बात करते हैं, तो दूसरी जो विधि है वो है वाचन विधि। वाचन का मतलब होता है पढ़ना, बोलना। देखो वाचन विधि भी आपने देखी है स्कूलों में, या आपने काम में लिए, या आपके अध्यापक ने आप पर इंप्लीमेंट किया है। ये वाचन विधि होती है। वो देखो वाचन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और मौन वाचन। देखो आदर्श वाचन वो वाचन होता है जिसमें अध्यापक सबसे पहले उस पद्य या गद्य को पढ़ता है। अब आदर्श वाचन इसलिए कहते हैं कि उसमें टीचर पढ़ता है तो वो उसमें कोई गलतियां नहीं होती, बिल्कुल शुद्ध पढ़ता है, जहां अल्प विराम, पूर्ण विराम सबका ध्यान रखते हुए पढ़ता है। उसके बाद हम बच्चों से कहते हैं कि आप इसको पढ़ो, या
आगे आगे अध्यापक पढ़ता है, पीछे पीछे उसका क्या करते हैं बच्चे, अनुकरण करते हैं। जैसे अध्यापक बोलता है, कोई पाठ चल रहा है, भारत के दक्षिण में श्रीलंका है, बच्चे पढ़ेंगे भारत के दक्षिण में श्रीलंका, ये अनुकरण है। और उसके बाद में जब पाठ कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में बच्चों से कहा जाता है कि आप चुपचाप इसको पढ़ो बिना होठ हिलाए, मौन वाचन कहलाता है। बच्चे उसको मनन करते हैं, मौन वाचन। तो आदर्श वाचन भी होता है, अनुकरण वाचन भी होता है और मौन वाचन भी होता है। देखो वैसे जो वाचन है, बोलना है, वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक व्यक्तिगत वाचन और एक सामूहिक वाचन। व्यक्तिगत और एक होता है सामूहिक। देखो व्यक्तिगत में एक एक के बच्चा, एक अध्यापक का एक बच्चा अनुकरण करता है, जबकि सामूहिक में अध्यापक बोलता है और सभी बच्चे उसका अनुकरण करते हैं, साथ में बोलते हैं। तो इस प्रकार दो प्रकार के वाचन हो सकते हैं। आदर्श वाचन अध्यापक करता है, अनुकरण वाचन बच्चे करते हैं और मौन वाचन में बच्चे चुपचाप उसको पढ़ते हैं। तो ऐसी विधि होती है वाचन विधि। अगली जो विधि की बात करेंगे, अगली विधि है साहचर्य। साहचर्य का मतलब साहचर्य, साह का मतलब साथ में, इसको यूं समझ सकते हो साथ में। अब साथ में क्या है, देखो ये भी बहुत खेल खेल की विधि है। साथ में कैसे है, देखो ध्यान से समझना। जैसे मैं आपको, इसमें क्या होता है कि कार्ड वस्तु के सामने रख दिया जाता है। कार्ड वस्तु के सामने कैसे रखा जाता है, जैसे ये क्या है, सेब है, मान लो। इसके आगे कार्ड रखा जाता है और उस पर लिख दिया जाता है कि सेब। ये केला है, तो इस पे सामने लिख दिया केला। एक एग्जांपल बताता हूं। इसी प्रकार ये अंगूर है और इस पे लिख दिया अंगूर। इस प्रकार इसके सामने बहुत सारे कार्ड पड़े रहते हैं। अब फिर क्या होता है, इन कार्डों को उठा लिया जाता है और मिला दिया जाता है। बहुत सारे कार्ड होते हैं, 10 20 50 चीजों के सामने कार्ड रखे, फिर कार्डों को मिला दिया। फिर बच्चों से कहा गया कि आप इनको पढ़ पढ़ के उसको वहीं रखना है जहां इसका स्थान था। बच्चे उनमें से ढूंढते हैं और फिर क्या रखते हैं, उसी चीज के सामने रखते हैं। इससे क्या है, शुरुआत की स्टेज है छोटे बच्चों को खेल खेल में, ये आकर्षक विधि भी है और साथ में बच्चों को भाषा का ज्ञान। तो खेल खेल में बच्चों को सीखना है तो साहचर्य विधि काम में ली जाती है। और इसका प्रयोग मैडम मॉन्टेसरी जो इटली की थी, उन्होंने इसका प्रयोग किया था। इस प्रकार देखो एक और एग्जाम्पल इसका हो सकता है। एक एग्जाम्पल और देखना आप, कि जैसे थोड़ी सी और बड़ी क्लास है, ये छोटी क्लास थी, थोड़ी सी और बड़ी क्लास है। बड़ी क्लास में मैंने क्या किया, बड़ी क्लास में मैंने किया कि जैसे मैंने यूं भी इसको खिलवाते हैं स्कूलों में। जैसे मुझे कोई दिवस याद करवाने हैं, तो जैसे मैंने लिख दिया पृथ्वी दिवस, ठीक है, और पृथ्वी दिवस के आगे एक कार्ड रखा, उसकी डेट लिख दी। फिर ओजोन दिवस, ओजोन दिवस, और उसका एक कार्ड लिखा और रख दिया सामने। इसी प्रकार महिला दिवस, इसका भी एक कार्ड रख दिया। इस प्रकार उन्होंने उनकी सही डेट लिखकर इस प्रकार कार्ड रख दिए, बहुत सारे रखे। फिर मैंने इन कार्डों को इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके मिला दिया। बच्चों से कहा ये लिखा हुआ है, अब बेटा इसके सामने है, वो व्यवस्थित जचाओ। अब बच्चा यदि उल्टा पुल्टा जचाता तो टीचर कहता है कि ये आपका गलत है, फिर वापस। एक प्रकार का खेल है। इसी प्रकार जैसे गणित में है, तो गणित में भी कार्डों को बच्चों को कहा जाता है कि आप गिनती से लिखिए कि ये है 16, ये है 17, ये है 18। तो इसमें भी इसको मिला दिया, फिर वापस उसको लाइन से दे। तो इसमें क्या होता है, किसी भी वस्तु का, देखो ये साहचर्य विधि जो है, किसी वस्तु के बारे में बच्चों को वास्तव में प्रैक्टिकल नॉलेज होता है इसमें। जैसे बच्चे को शुरुआत में सिखाते कबूतर है, तो कबूतर के आगे कबूतर का कार्ड लगा दिया, कबूतर का चित्र था, उसमें लिख दिया कबूतर। अब वो बच्चों को फिर चिड़िया, तोता, मैना, सांप ये सिखाने हैं, तो उस कार्डों को बच्चों को इकट्ठा करके दे दिया जाता है और फिर बच्चों से कहते हैं कि सही कार्ड को सही जगह लगाना। तो इस प्रकार की विधि जो है, इसमें बच्चे, छोटे बच्चों के लिए बहुत आकर्षक विधि है। इसमें खेल खेल में सीखा जाता है, बच्चे पार्टिसिपेट बहुत ज्यादा करते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है। लेकिन ये बड़ी क्लासों के लिए उपयुक्त नहीं है और सारे शब्दों को इस विधि से नहीं सिखाया जा सकता। लेकिन काफी आकर्षक विधि है जो कि मैडम मॉन्टेसरी ने दी थी। एक और विधि की बात करते हैं,
जिसका नाम है ध्वन्यात्मक विधि। ये शब्द किससे बना? ध्वनि से। अब इसमें जो पढ़ाया जाता है, इस विधि में क्या होता है कि वाक्य के अर्थ से ज्यादा ध्वनि पर ध्यान दिया जाता है। इसमें वाक्य का अर्थ जिससे मतलब नहीं होता ज्यादा, क्या होता है, ध्वनियों को पहचानना सिखाया जाता है। छोटे बच्चों को ध्वनि, जैसे बच्चे बोलते हैं इसको भी करम बोलेंगे और इसको भी करम बोलेंगे, तो ऐसे शब्द जिनकी समान ध्वनियां लगभग समान आ रही है, तो ऐसे शब्दों का उच्चारण उनसे करवाया जाता है। कर्म, धर्म, भर्म, शर्म, शरम, इस प्रकार के एक प्रकार नम्र, नर्म, नृम, क्रम, कृमि, इस प्रकार के शब्द जिनका ध्वनियां लगभग मिलती जुलती सी आए, तो ऐसे उच्चारण करवा के बच्चों को ध्वनियों का ज्ञान दिया जा सकता है। और कुछ क्लिष्ट शब्द इसमें सीख जाते हैं बच्चे, उनमें अंतर करना सीख जाते हैं, ध्वनियों के अंतर को समझ पाते हैं। इसमें ये भी मोटे तौर से देखा जाए तो ये भी क्या है, छोटे बच्चों के लिए काफी उपयोगी है। तो ये थी ध्वन्यात्मक विधि। अब बात करने वाला हूं मैं व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि का नाम आपने अभी सुना था। व्याकरण अनुवाद विधि में क्या होता है कि इसमें पहले होता है पूरी जो भाषा पढ़ रहे हो उसका मातृभाषा में अनुवाद होता है, पूरा का पूरा अनुवाद होता है। जैसे अंग्रेजी हम पढ़ते हैं तो टीचर अंग्रेजी में पढ़ाते पढ़ाते मातृभाषा में उसको अनुवाद करता है, और उसके साथ साथ ही अनुवाद के साथ उसी का व्याकरण भी साथ में सिखा, व्याकरण अलग से नहीं सिखाई जाती, इसमें अनुवाद के साथ व्याकरण सिखाई जाती। पहले अनुवाद, और अनुवाद के बाद में उसी का व्याकरण भी उसको सिखा दी जाती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा व्याकरण अनुवाद विधि। और इसका एक नाम आपको याद रखना है, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। इन्होंने इसमें काफी योगदान दिया था, इसलिए इस विधि को भंडारकर विधि भी बोलते हैं। भंडारकर विधि भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, नाम से पता चल रहा है भंडारकर ने क्या दिया कि उसमें पूरी की पूरा सेंटेंस का अनुवाद होता है, और अनुवाद के साथ साथ ही क्या होता है, उसका व्याकरण भी, उसको व्याकरणीय ज्ञान भी उसको साथ साथ उस अनुवाद के साथ ही दिया जाता है। अंग्रेजी का सेंटेंस जैसे बोला कोई, उसका हिंदी में अर्थ बताया, और हिंदी को बताते ही साथ में उसका व्याकरण का नॉलेज, जहां भी उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी उचित लगे वो व्याकरण का नॉलेज भी बता दिया जाता है। कम समय में कोर्स कंप्लीट हो सकता है इसमें, तो ये विधि भी ज्यादातर हमने देखी है। इसके अलावा अगली विधि की बात करें तो अगली विधि जो है उसका नाम है अन्वय व्यतिरेक विधि। अन्वय का मतलब होता है मूल धातु, व्यतिरेक का अर्थ होता है प्रत्यय, तो ये अन्वय व्यतिरेक विधि है, जिसको व्युत्पत्ति विधि भी बोलते हैं। व्युत्पत्ति का मतलब उत्पन्न कहां से हुआ। जैसे इसमें क्या होता है कि अन्वय व्यतिरेक विधि में जैसे एक शब्द आया विद्यालय, तो टीचर क्या करेगा, उसका मूल शब्द बच्चों को बताएगा और प्लस प्रत्यय भी बताएगा। इसको क्या बताएगा कि इसमें विद्या शब्द जो है वो क्या है, मूल शब्द है, प्लस आल्य लगा है। तो इस प्रकार इस विधि में मूल शब्द को ढूंढा जाता है, और मूल शब्द के ढूंढने से बच्चों के क्या फायदा होता है कि उस शब्द का जहां वो अर्थ समझ नहीं पा रहा था, उस शब्द को वो क्या है, समझ जाएंगे। जैसे एक शब्द आया जलोर्मी, अब इसमें बच्चों को बताया जाएगा कि भाई ये इसका अर्थ क्या है, जल, और मूल शब्द जल है, और उर्मी, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। उर्मी का अर्थ होता है लहरें, और जल का मतलब पानी, तो पानी की लहरें। अब ये अर्थ इसके समझ में आ गया। तो ये कलिष्ट शब्दों को समझाने की अच्छी विधि है अन्वय व्यतिरेक विधि, जिसको व्युत्पत्ति विधि भी कहते हैं। इसमें शब्दों को तोड़ा जाता है, प्रत्यय को अलग किया जाता है, मूल धातु को अलग किया जाता है, और फिर उसको बाद में बच्चों को उसका अर्थ समझा दिया जाता है। तो ये भी काफी भाषा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जब कलिष्ट शब्द आए जो बच्चे समझ नहीं पाए, तो इस विधि का उपयोग आप कर सकते हो। अगली जो विधि है उसका नाम है आगमन विधि। आगमन, लाना। देखो लाना कैसे है कि इसमें क्या होता है, ये विधि जो थी वो शुरुआत में पतंजलि ने इसकी शुरुआत की थी। पतंजलि इसका काफी उपयोग करते थे। तो देखो आगमन विधि में क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि इसमें क्या होता है कि सरल से कठिन की तरफ चला जाता है। सरल से कठिन का मतलब ये है कि जो बात बच्चों को पहले से पता है उसी से जोड़कर किसी सिद्धांत की तरफ जाया जाता है। जैसे कि बच्चे को संधि पढ़ाते समय बच्चों को उदाहरण दिया जाता है कि विद्यालय, विद्यालय,
विद्यालय की संधि विच्छेद बच्चों को पता है, बच्चों को पता है कि भाई विद्यालय की संधि विच्छेद जो होती है विद्या प्लस आल्य होती है पहले, क्योंकि बच्चों को पता है ये। दूसरा एग्जांपल दिया हिमालय, हिम प्लस आल्य। अब ये पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को कहा जाता है कि जो संधि होती है उसमें दीर्घ संधि जो है उसमें क्या होती है, आ प्लस आ धन आ से आ बनता है, और ए धन आ से भी क्या बनता है, आ बनता है। ये एग्जाम्पल पहले दिया गया, उसके बाद में नियम स्पष्ट किए गए। तो ऐसी विधि होती है आगमन विधि। इसमें सरल से कठिन, सरल बच्चे विद्यालय को समझते हैं, उसके आसपास उसने महसूस किया है, विद्यालय शब्द काम में लिया है, तो सरल था। अब कठिन ये नहीं आ रहा था, ये सीख लिया। ज्ञात से अज्ञात, ये ज्ञात था और ये क्या था, अज्ञात। विशिष्ट सामान्य, सामान्य का मतलब होता है नियम, विशिष्ट का मतलब होता है विद्यालय विशिष्ट शब्द है, लेकिन सामान्य, सामान्य एक नियम और सब जगह लागू होगा। विशिष्ट इसी को एक को बताया और सब के लिए लागू हुआ। विशिष्ट का मतलब इसी एक के लिए बताया, और अब ये इस प्रकार का जो है वो सब के लिए लागू होगा। तो ये क्या होगा, अंश से पूर्ण की ओर, अंश छोटे छोटे टुकड़े बताए गए और फिर पूर्ण की तरफ ये नियम। और स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल जो बच्चों के सामने था, बच्चों को पता था, उससे सूक्ष्म की ओर, सूक्ष्म मतलब गहराई पे जाएंगे। मूर्त से अमूर्त, कहने का मतलब है जो उस बच्चों के मूर्त था, सामने था, उसमें अमूर्त की तरफ गए। तो ये विधि है होती है आगमन। उल्टा फुल्टा नहीं करना है, इसमें ध्यान रखना, काफी मोस्ट विधि है। तो आपको सरल से कठिन पूछा जा सकता है आपसे कि आगमन विधि में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसमें उल्टा लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो उल्टा हुआ लिखा हुआ मिलेगा तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। वापस एक बात देख लो, सरल से कठिन होती है, ज्ञात से अज्ञात होती है, विशिष्ट से सामान्य होती है, अंश से पूर्ण की ओर होती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है, मूर्त से अमूर्त की ओर होती है। एक बार आप देखना, लिखना, आपके समझ में आएगा। इसी की उल्टी विधि जो अगली है उसका नाम है निगमन विधि। निगमन विधि में पहले नियम बताए जाते हैं, नियम, निगमन में पहले नियम और उसके बाद में क्या होता है, उदाहरण, फिर एग्जाम्पल आपको बताए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले ए धन ए ये बता दिया आ, ठीक है, उसके बाद में या आ धन आ, तो अब ये आ धन आ करके आ किया, तो अब बाद में बताया जाएगा कि देखो इसका एक एग्जाम्पल है, हिम विद्यालय, विद्या प्लस आल्य। ठीक है, ये करके समझा जाएगा। तो ये क्या होता है, कठिन से सरल की तरफ चल रही है, कठिन से सरल की तरफ चल रही है, और सारी की सारी है वो उल्टी होती है। ये सरल से कठिन है तो वो कठिन से सरल होगी, ये ज्ञात से अज्ञात है वो अज्ञात से ज्ञात, क्योंकि आ प्लस आ बच्चे को नहीं आता, अज्ञात से ज्ञात। सामान्य नियम, नियम से विशिष्ट की ओर किसी शब्द को समझाया जाएगा। पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण होता है, नियम पूर्ण होता है, अंश की तरफ चला जाएगा। इसी प्रकार सूक्ष्म नॉलेज होता है उससे स्थूल की ओर, और अमूर्त से मूर्त की ओर निगमन विधि में चला जाता है। तो दोनों बिल्कुल उल्टी फुल्टी है। अगली विधि है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि इसमें व्याख्या करता है अध्यापक। सामने लगभग सब क्लासों में ये व्याख्यान विधि चलती है। अध्यापक कोई भी पाठ पढ़ाता है, व्याख्यान देता है, बच्चे सुनते हैं, उसको समझने की कोशिश करता है। लेक्चर स्टैंड बनी होती है, टीचर आगे खड़ा हुआ, पाठ पढ़ते रहा, तो ये है व्याख्यान विधि। इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, व्याख्यान विधि में केवल अध्यापक बोलता है। और इसका फायदा ये हो सकता है कि इसका जो व्याख्यान विधि से क्या होता है, जो सिलेबस है वो जल्दी कंप्लीट होता है, पाठ्यक्रम है वो जल्दी कंप्लीट किया जा सकता है, बहुत कम समय लगता है इसमें। लेकिन इसकी कमियां भी है, कम समय लगता है इसमें, लेकिन इसकी कमियां जो है वो ये है कि इसमें जो अध्यापक है वो ही तो एक्टिव रहता है, बाकी बच्चे तो केवल चुपचाप आके टमटमाते हुए सुनते रहते हैं। तो बच्चे एक्टिव नहीं रहते इसमें, अध्यापक एक पक्षीय है, वन वे है ये विधि, और इसमें बच्चे रोचक तरीके से समझ नहीं पाते हैं और बच्चों का फीडबैक भी नहीं आ पाता है। केवल अध्यापक पढ़ रहा है, व्याख्या कर रहा है, उस पाठ को पढ़ते हुए व्याख्या कर देता है, इसमें अध्यापक एक्टिव रहता है, बच्चे एक्टिव कम रह पाते हैं, इसलिए इसमें इसके भी काफी कुछ दोष है।
तो हमने मोटे तौर से आज 13 विधियों की चर्चा की। अगले क्लास में हम फिर 15 विधियों की चर्चा करेंगे और 15 विधियां भी काफी सरल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे अगले वीडियो में आएगी परियोजना विधि जो किलपैट्रिक ने दी थी, तो उसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो एक नए क्लास के साथ हम फिर हाजिर होंगे। लेकिन फिर मैं आपको याद दिलवा रहा हूं कि जिन्होंने अभी संभव लाइव क्लासेस ऐप से अपना ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया, प्लीज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। आपके लिए काफी उपयोगी टेस्ट सीरीज है ये, और इसकी मात्र फीस रखी गई है 99 रुपीज। टेस्ट सीरीज के अलावा आपके डाउट सेक्शन भी होगा, उसमें लास्ट टाइम में पढ़ने के लिए नोट्स भी उपलब्ध करवाए जाएंगे और साइकोलॉजी के वीडियो और शिक्षण विधियों के वीडियो भी आपको उसमें मिलेंगे। तो काफी उपयोगी है। खुद को तो ये करना ही करना है, साथ में इसको कोशिश करना है कि टेस्ट सीरीज का सबसे ज्यादा फायदा होता है कि जहां ज्यादा बच्चे जुड़े वहां आपको महसूस होता है कि हम कहां स्टैंड करें, अपनी रैंक कौन सी, ये जरूर जान लेना। मेरा ये सुझाव है कि अपने दोस्तों को फटाफट दोस्तों को शेयर जरूर करना, क्योंकि ताकि एक टेस्ट सीरीज ऐसी बन जाए कि जहां बहुत सारे बच्चे हो, एग्जाम से पहले एग्जाम की स्थितियां पैदा हो जाए। तो ऐसा माहौल अपने को बनाना है। एक नए वीडियो के साथ मैं जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक आप जिन्होंने नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हम आपका इस वीडियो के द्वारा और क्या सुधार हम कर सकते हैं जो आपके लिए उपयोगी हो। एक नए वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।